नमस्कार व्यूअर्स। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में जो मॉर्गन स्टैनली की तरफ से आई है भारत के बारे में क्या कहा गया है। इनका कहना है कि भारत ने पिछले 10 सालों में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है और भारत का जो फ्यूचर है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अब आप सोचेंगे कि यार ऐसा तो क्या हो गया कि मॉर्गन स्टैनली ने कुछ कह दिया और इसकी एक न्यूज़ बन गई। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि मॉर्गन स्टैनली है क्या। मॉर्गन स्टैनली एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म है जो कि वेल्थ मैनेजमेंट भी करती है, रिसर्च करती है और ये ट्रेडिंग भी करती है। तो ये बेसिकली एक ऐसी कंपनी है जो फाउंडेड है 1935 में। इसका हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क में और ये मतलब यूएस बेस्ड कंपनी है। बट ये जो कंपनी है वो इन्वेस्ट करती है इन डिफरेंट मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो दुनिया के जो भी अलग अलग देशों के शेयर मार्केट्स हैं उसमें ये कंपनी इन्वेस्ट करती है। और ये इन्वेस्ट करती है पैसा कहाँ का मतलब ये वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है। तो इसके पास बहुत सारे ऐसे लोगों के पैसे होते हैं जिनके पास की बहुत सारा वेल्थ है, बट वो लोग खुद से उसको मैनेज नहीं करना चाहते, वो पैसे इनको दे देते हैं। तो मोटा मोटी अगर आप समझना चाहें तो ये काइंड ऑफ एक कंपनी है जिसके पास पैसे हैं और ये उस पैसे को इन्वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट करने की कोशिश करती है। ये एक बहुत ही लेमैन टर्म में मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आप समझ पाए कि इस कंपनी की इंपॉर्टेंस क्या है। ओके। सो अभी इस कंपनी ने भारत के बारे में एक रिपोर्ट बना करके ये कहा है कि भारत का जो अगला 10 साल रहने वाला है बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बिकॉज कि इसके पिछले के जो 10 साल हैं वो बहुत ही अच्छे गए हैं। तो अभी मॉर्गन स्टैनली ने जो एक रिपोर्ट बनाई है उसमें इनका कहना है कि भारत ने जो पिछले 10 सालों में ग्रोथ दिखाई है वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है इन द सिचुएशंस ऑफ कोरोना। और इतनी सारी महंगाई और स्लो डाउन के बीच में भारत कंटिन्यूसली ग्रो करता रहा और ये बहुत ही अच्छा साइन है। तो ये कंपनी ऐसा क्यों कह रही है? ये कंपनी ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि इसके पास है रिसर्च टीम। उनके पास जो रिसर्चर्स हैं इन चीज़ों पे बहुत सारा रिसर्च करने के बाद उन्हें पता चलता है कि किस मार्केट में उन्हें पैसा लगाना चाहिए ताकि उनका पैसा ग्रो कर सके। तो आइए देखते हैं कि मॉर्गन स्टैनली ने किन किन फैक्टर्स पे भारत को जज किया है सो दैट हम समझ पाए कि ये ऐसा क्यों कह रहा है। ओके। तो ये एक ग्राफ है जो मॉर्गन स्टैनली के रिपोर्ट में था। इन्होंने यहाँ पर 4 ऐसे फैक्टर्स लिए हैं कि जो काइंड ऑफ दर्शाते हैं कि भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ की है। पहली चीज़ है जो नेशनल हाईवेज हैं हमारे देश के। इन्होंने कंपेयर किया 2006 से 2014 तक के डेटा को 2015 से 23 तक के डेटा से। तो जो ग्रे वाला कॉलम है वो 2006 से 14 तक का है और जो ब्लू वाला कॉलम है वो 2015 से 23 तक का है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि नेशनल हाईवेज जो बने थे 2006 से 14 के बीच में वो 25,000 किलोमीटर के आसपास थे या 26 मान लीजिए। और उसके बाद अगले 8 सालों में या 10 सालों में जो हाईवेज बने हैं नेशनल हाईवेज वो लगभग 54,000 किलोमीटर्स के आसपास। सो डबल रेट से हमने हाईवेज बनाए, नेशनल हाईवेज बनाए। अगला पैरामीटर जो इन्होंने लिया है वो है ब्रॉडबैंड कनेक्शन। अब यार इसमें तो आपको काइंड ऑफ जियो को थैंक यू बोलना ही चाहिए या हम सभी को बोलना चाहिए, पूरे इंडिया को बोलना चाहिए कि उन्होंने इस मार्केट को इस कदर डिसरप्ट किया कि आज सभी के पास ब्रॉडबैंड लाइक कनेक्शन मोबाइल में चलता है। अच्छी खासी स्पीड का नेट आता है, सभी कंपनियां वो प्रोवाइड करती हैं, बट जियो वॉज द पायनियर टू इनिशिएट ऑल दिस थिंग्स। सो हमारे जो डेटा ब्रॉडबैंड के सब्सक्राइबर्स थे वो लगभग 5 करोड़ के आसपास थे। ये मिलियन में डेटा है तो मैं उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। लगभग 5 करोड़ के आसपास पूरे देश में लोग 2006 से 14 के बीच में उन्होंने सब्सक्राइब किया था। बट उसके बाद के अगर आप टाइम फ्रेम में देखेंगे तो लगभग 77 करोड़ लोग मतलब देश की आधी से ज़्यादा आबादी ब्रॉडबैंड कनेक्शन के साथ या ब्रॉडबैंड लाइक कनेक्शन के साथ अपना डेटा यूज़ करती है। तो ये बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट एक मार्कर है यहाँ पे। उसके बाद है रिन्यूएबल एनर्जी। ये भी एक सेक्टर है जहाँ पर कि हमें बिकॉज हम बाहर से बहुत ज़्यादा ऑयल खरीदते हैं, उससे हम पूरी अपनी एनर्जीज जो बनाते हैं, जो जो पावर जनरेट करते हैं या फ्यूल के लिए हम यूज़ करते हैं, तो हमारी जो डिपेंडेंसी है वो ऑयल पे बहुत ज़्यादा थी। तो करंट गवर्नमेंट ने इस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया और ये वाले कॉलम्स का डिफरेंस आप देख ही सकते हो कि 25 गीगावाट का जो 2006 से 14 का डेटा था उसके मुकाबले अब लगभग हम 100 गीगावाट के आसपास पहुंच रहे हैं।
तो ये काफ़ी अच्छा सिग्निफिकेंट चेंज है, और मैं चाहता हूँ कि ये और भी ज़्यादा बढ़े, बिकॉज हमें तो ऑलमोस्ट ग्रीन होना है 2030 तक। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, जो रेलवे लाइंस होती हैं उस पे दो तरीके की होती हैं, एक नॉन इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक। अगर नॉन इलेक्ट्रिक है तो वहाँ पे डीजल इंजन चलते हैं, और डीजल इंजन अगर चलेगा तो डीजल फूकेगा, और डीजल फूकेगा तो हमें डीजल तो बाहर से ही लाना है। तो ये दोनों काइंड ऑफ रिलेटेड है। तो अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बना पा रहे हैं, विंड से, सोलार से, या फिर हाइड्रो पावर प्लांट से, तो वो एनर्जी हम रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन अगर हम ज़्यादा करते हैं तो वहाँ पे भी यूज़ होगी। तो रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का जो काम था वो लगभग 6% के आसपास हुआ था। अब ये 42% यानी कि 50% के आसपास पहुंच रहा है अगले 4-5 सालों में, जहां तक मैं देखता हूं कि ये 60 to 70% तक रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा। इससे काफ़ी अच्छा हो जाएगा यार रेलवे के लिए। मतलब जो इंजन्स होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं जो इलेक्ट्रिक वाले होते हैं। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में जो नेक्स्ट पैरामीटर उन्होंने लिया है वो है सोशल ट्रांसफर्स डायरेक्ट टू बेनिफिशरीज। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम्स जिसमें कि सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट ने किया है और डायरेक्टली बेनिफिशरीज को पैसा पहुंचाया है। तो यहाँ पर ये जो कॉलम्स आप देख रहे हैं इसमें है कि कितना पैसा, ठीक है, बिलियन में है ये, और कितनी स्कीम्स में उसको बांटा गया है, इन कैश या काइंड ऑफ कैश में। ये दो कॉलम्स हमने लिए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 22-23 में तो लगभग 400 ऐसी स्कीम्स हैं। या अगर आप कैश स्कीम्स, ओनली कैश स्कीम्स देखो तो ये ग्रीन वाली लाइन है, लगभग 250 से 270 के करीब ऐसी स्कीम्स है जिनमें कि डायरेक्टली कैश जो है वो ट्रांसफर होता है लोगों के पास। एक ऐसी स्कीम जो मैं जानता हूँ वो है किसान सहायता योजना, जिसमें कि 2000 रुपीज हर क्वार्टरली आपको मिलते हैं। तो वो वाली स्कीम मैंने देखी है, लोगों के डायरेक्टली खाते में पैसे आते हैं। ये वाले पैरामीटर पे भी भारत ने काफी अच्छा किया है, जिसकी वजह से इन्होंने रैंक किया है। और इस पैरामीटर को लेने का एक्चुअली फैक्टर ये है कि गवर्नमेंट के पास अगर पैसा है तो वो दे रही है, और दैट मीन्स कि गवर्नमेंट के पास पैसा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजों को करने के बाद भी गवर्नमेंट के पास पैसा है, सो दैट वो सोशल वेलफेयर भी कर पा रहे हैं। नेक्स्ट पैरामीटर जो इन्होंने लिया है वो है डिजिटल ट्रांजेक्शन्स इन परसेंटेज ऑफ द जीडीपी। जीडीपी का कितना परसेंट ट्रांजेक्शन्स जो है वो डिजिटली हुए हैं। तो अब इसमें तो ये तो यार जग जाहिर हो चुका है कि जब से नोटबंदी हुई, मे बी ये साइड इफेक्ट था, गवर्नमेंट का टारगेट कुछ और था बट उन्हें मिला कुछ और, पर जो भी मिला मेरे ख्याल से बहुत अच्छा ही मिला। 2016 के आसपास नोटबंदी हुई और ये फिर बढ़ना चालू हो गया। मतलब वहाँ पे अगर आप देखोगे तो लगभग 4% ऑफ द जीडीपी के जो ट्रांजेक्शन्स थे वो ऑनलाइन होते थे, डिजिटली होते थे, बट उसके बाद धीरे धीरे ये बढ़ता गया, और फिर कोरोना के बाद से तो इसने धुआंधार रफ्तार पकड़ी। पेटीएम, भारत पे, गूगल पे, सब लोग धनाधन पे करने लगे। और अब आप देखोगे कि यार आप 10 रुपए, 20 रुपए, 32 रुपए, 21 रुपए जो भी पेमेंट होता है, मैं मोस्टली देखता हूँ कि लोग स्कैन करते हैं, देते हैं। तो आज अगर आप देखें तो लगभग 76% के आसपास ट्रांजेक्शन फ्रॉम द जीडीपी आर डिजिटल। ये सारे पैरामीटर्स पे इन्होंने एनालाइज किया है और भारत की ग्रोथ को बताया है कि ये काफ़ी अच्छी जा रही है। ओवरऑल अगर इस रिपोर्ट के जिस्ट को देखें तो इसमें इन्होंने कहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन रिपोर्ट, इसको इन्होंने नाम दिया है कि इंडिया का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और लिटरली इन्होंने कहा है शॉर्ट स्पैन ऑफ 10 years, यानी कि 10 सालों में इंडिया ने एक पोजीशन गेन की है वर्ल्ड ऑर्डर में। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री घूम घूम के दुनिया भर के सभी देशों में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो एक ये पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है उन लोगों के बीच में, एंड गवर्नमेंट्स के बीच में एक दोस्ती काइंड ऑफ रिलेशनशिप क्रिएट करता है, जिसकी वजह से भारत का एक सिग्निफिकेंट पॉजिटिव रोल जो है वो वर्ल्ड ऑर्डर में बना है। और इस दौरान भारत के जो प्राइम मिनिस्टर रहे, ऑब्वियसली वो मोदी जी रहे पिछले 10 सालों में, लगभग 10 सालों में। तो वो पूछा, मतलब वो श्रेय आपको देना पड़ेगा उनके विजन को। और मॉर्गन स्टैनली ने भी यही बात कही है। और कुछ उन्होंने ऐसे मतलब चीज़ें बताई है जो इन्होंने की। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दो स्कीम्स। जीएसटी भी इनमें से पार्ट है, जिसमें कि काइंड ऑफ गवर्नमेंट ने अलग अलग जो टैक्सेस थे स्टेट के, सेंटर के, उन सभी को यूनिफॉर्म करके सेंट्रली एक टैक्स रिजीम बनाई है, जिससे कि बिजनेसेस को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। और जो एफडीआईज होते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाले लोग, वो काफ़ी ज़्यादा फिर ट्रस्ट
कर पाते हैं ऐसी इकोनॉमीज पे जहाँ पे कि टैक्स की चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो। सो ओवरऑल हमने इस रिपोर्ट की जो भी मेन पॉइंट्स है उसको डिस्कस किया, और यहाँ पर हमने आपको समझाया कि मॉर्गन स्टैनली का ये कहना कि भारत ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया है वो क्यों मैटर करता है। वो इसीलिए मैटर करता है क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनी है, इसका बहुत सारा पैसा जो है इंडियन कंपनीज में लगा हुआ है, डायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट वे में, शेयर मार्केट में। और आप जानते हैं कि जैसे एक हिंडनबर्ग जैसी कंपनी अगर कुछ कहती है तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है मार्केट पे, तो अगर मॉर्गन स्टैनली जैसी कंपनी कुछ कहती है पॉजिटिव इंडियन मार्केट्स के लिए तो उसका भी इम्पैक्ट भारत के शेयर मार्केट्स पे आता है। आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ, ये जो रिपोर्ट्स होती हैं इनको मैं खुद पढ़ता हूँ, फिर इनके जिस्ट को निकालता हूँ। अगर मुझसे ये वीडियो बनाते हुए कहीं पर भी कोई त्रुटि रह जाती है, कोई खामी रह जाती है, आपको लगता है कि कहीं पर मैंने किसी डेटा को गलत एनालिसिस कर दिया है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख करके बताइए, मैं उसको सुधार दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।